नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, प्रोफेसर गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। बच्चों, हम हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने हर्बर्ट स्पेंसर का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम उनका बहुत ही जो मुख्य सिद्धांत है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। देखते हैं हम। तो हम हर्बर्ट स्पेंसर का जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है, उसको जानने से पहले हम उद्विकास के बारे में और जानना चाहेंगे। और उस हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रभावित होकर ये सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उद्विकास का नियम, लॉ ऑफ इवोल्यूशन। तो चार्ल्स डार्विन से प्रभावित होकर इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। तो चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज में प्रस्तुत प्राणी शास्त्रीय उद्विकासी सिद्धांत से प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक में सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यानी इन्होंने जो डार्विन का जो उद्विकासी सिद्धांत था, जो उन्होंने प्राणियों के ऊपर जो दिया था, उद्विकास मानव के ऊपर, पशु पक्षी जो भी प्राणी जगत है, उसका उद्विकास का सिद्धांत दिया था। उससे प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास, यानी जैसे उन हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि जिस तरह से प्राणी का उद्विकास होता है, वैसे ही समाज का भी उद्विकास होता है। तो आइए हम देखें उद्विकास का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो शाब्दिक दृष्टिकोण से उद्विकास अंग्रेजी के शब्द इवोल्यूशन का हिंदी रूपांतर है। इवोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इवॉल्वर, यानी जिसका अर्थ होता है डेवलपमेंट, से हुई है, जहां ई का तात्पर्य है बाहर की ओर तथा वॉल्वर का तात्पर्य फैलना या प्रकट होने से। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी वस्तु के बाहर फैलने या बढ़ने, जिसको हम विकास कहते हैं, की जो प्रवृत्ति होती है, उसे ही उद्विकास कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो भी विकास होता है, यानी इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में जो परिवर्तन आ रहा है, जो विकास हो रहा है, वो उसमें विकास अंदर की तरफ तो होता है, लेकिन हमें बाहरी तौर पर उसको स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। कि यानी जैसे हम देखें कि एक पौधा है ना, उसका विकास हो रहा है, तो वो एक बीज से धीरे धीरे उसकी जड़ें निकलती है, फिर उसका तना निकलता है, फिर उसमें फूल पत्ती फल आते जाते हैं, वो एक वृक्ष के रूप में विकसित होता जाता है। तो हम देखें कि जो बाहर की तरफ जो हमें दिखाई देता है, यानी जो बाहर की तरफ उसका विकास दिखता है, प्रकट होता है, दिखाई देता है, फैलता है, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। यानी उसका उद्विकास हो रहा है। यानी वो विकास कैसा हो रहा है, जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक गति से, धीमी गति से आगे की ओर बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है, उसको हम उद्विकास कहते हैं। तो उद्विकास को परिभाषित करते हुए स्पेंसर क्या लिखते हैं कि उद्विकास पदार्थ का, यानी किसी भी पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है। यानी ये बताते हैं कि हर चीज जो इस जगत में बनी है, वो दो चीजों से बनी है। एक तो उस पदार्थ, और उस पदार्थ के अंदर जो गति होती है, यानी उनका ही मानना है कि हर पदार्थ के अंदर गति होती है, जिसमें कि उस पदार्थ में परिवर्तन आता है, और उसी गति से जो परिवर्तन होता है, वो आगे की ओर, विकास की ओर बढ़ता जाता है। तो उनका कहना है कि उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है। यानी बहुत सारे जो पदार्थ आपस में मिलते हैं और उनमें जो गति होती रहती है निरंतर, उसमें उनमें परिवर्तन आता रहता है और वो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है, जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है। यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि उद्विकास क्या है, कोई भी पदार्थ जिसके अंदर गति है, उस गति से उसमें परिवर्तन होता है, और वो पदार्थों का जो समन्वय है, उसमें जो गति के दौरान परिवर्तन होता है, वो उद्विकास कहलाता है। जिसके दौरान जब उसमें उद्विकास होता है, तो कोई भी पदार्थ एक अनिश्चित, यानी सबसे पहले उसमें अनिश्चितता होती है, यानी आगे वो किस रूप में, किस तरह से विकसित होगा, ये निश्चित नहीं होता। संबद्धता,
यानी वो आपस में संबंधित होते हैं, जो भी उसके अंदर चीजें हैं वो सब आपस में जुड़ी हुई होती है, संबंधित होती है। और समानता, उनमें समानता होती है। जैसे एक भ्रूण, यानी जब हम मानव को हम देखते हैं कि जो हमारा हमारा जो शरीर है वो एक भ्रूण से डेवलप हुआ है। तो जब हम भ्रूण के बारे में आप लोग जानते हो कि वो एक उसमें अनिश्चितता होती है कि वो आगे किस तरह से उसका विकास होगा। असंबद्धता, यानी वो बिल्कुल मिले जुले होते हैं, आपस में एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग नहीं होते। और असमानता, सॉरी समानता होती है, यानी उनमें वो एक ही तरह का हमें नजर आता है, उनमें भिन्नता हमें किसी प्रकार से दिखाई नहीं देती। लेकिन वो जैसे जैसे उसका विकास होता है, आगे बढ़ता है, उसमें परिवर्तन आता है, तो वो क्या हो जाता है, अनिश्चित से निश्चित तक निश्चित हो जाता है। हमें पता चलता है कि वो किस तरफ से उसका विकास हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। असंबद्धता से संबद्धता, यानी जब उसके सारे अंग अलग अलग डेवलप होने लग जाते हैं तो वो एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, और भिन्नता में बदल जाता है। जो समानता थी, सब जुड़े हुए थे, वो भिन्नता में, यानी उसके सारे अंग अलग अलग हो जाते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं, हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो उद्विकास क्या है कि कोई भी पदार्थ जो अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबद्ध भिन्नता में बदलता है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे वो बताते हैं कि स्पेंसर के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे जैव हो या अजैव हो, जीवित वस्तु हो या निर्जीव वस्तुओं का उद्विकास होता है, सबका उद्विकास होता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि पदार्थ और उनमें गति होती है और जिसके दौरान उसका उद्विकास होता है। और यह एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है, यानी ये हमेशा ही चलता रहता है, उसका विकास हमेशा होता रहता है। जैसे हम देखें कि एक भ्रूण का हमेशा उसका विकास आगे की ओर बढ़ता जाता है, एक पौधा है वो भी आगे बढ़ता चला जाता है। तो उद्विकास एक रेखीय होता है और सदैव सजातीयता से विजातीयता की ओर होता है, यानी समानता से भिन्नता की ओर होता है, विशेषीकरण की ओर होता है, और एक रेखा में होता जाता है, यानी आगे की ओर ही बढ़ता चला जाता है। तो जैसे अगर हम देखें कि मानव का हम विकास देखें कि हम कहते हैं कि पहले हम इस तरह से थे, फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ, और फिर हम ऐसे डेवलप होते होते और वर्तमान तक हम इस तरह की हमारा विकास होता चला गया, हम आगे की ओर बढ़ते चले गए। यानी कहते हैं कि हमारा जो पहले बंदर की तरह हमारा जो शेप था, शरीर था, आदि मानव जो जंगलों में रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से विकास होता गया और ये एक लाइन में विकास होता गया। और इसी तरह से हम देखें कि एक पौधा, एक बीज होता है, फिर उसके अंदर धीरे धीरे उसमें आगे की ओर विकास होता जाता है और उसमें फूल, पत्ती, जड़, फल, फूल आदि आते चले जाते हैं। तो ये उद्विकास, उद्विकास क्या है, एक ऐसा विकास जो निरंतर एक गति की ओर बढ़ता है और जिसमें अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, जैसे एक भ्रूण है, एक बीज है जिससे पेड़ बनता है, एक भ्रूण से एक शरीर बनता है और मानव का विकास इस तरह से होता है, एक लाइन में होता चला जाता है, तो उसको हम उद्विकास कहते हैं। आगे हम देखें कि डार्विन से प्रभावित होकर, इन्होंने जो डार्विन ने प्राणी शास्त्रीय सिद्धांत दिया था, तो उससे प्रभावित होकर स्पेंसर ने जो है वो समाज के ऊपर लागू किया। तो हमें डार्विन का सिद्धांत भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में यह जानने का प्रयास किया कि क्यों प्रजातियां एक समान अंतराल में बदल जाती है। तो उनके अनुसार प्रकृति एवं प्राणी अपने भौतिक दशाओं से अनुकूलन करने के लिए सदैव संघर्ष करते रहते हैं। इनका क्या मानना है कि हर प्राणी और प्रकृति एक अपनी आसपास की वातावरण से, भौतिक दशाओं से अनुकूलन करने के लिए हमेशा संघर्ष करती रहती है, और इस संघर्ष में जो विजय होता है वो जीवित रहता है और शेष नष्ट हो जाते हैं। तो इसे ही डार्विन ने प्रकृति चयन का नियम बताया है, प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये उनका मुख्य जो कंसेप्ट थी नेचुरल सिलेक्शन की, उसमें वो कहते हैं कि जो प्राणी प्रकृति के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता वो नष्ट हो जाता है, और बाकी जो जीवित रहते हैं वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो स्पेंसर ने अस्तित्व के लिए संघर्ष के स्थान पर योग्यतम की उत्तरजीविता का उपयोग किया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यानी डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी और स्पेंसर क्या कहते हैं
कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये हम उनके जीवन परिचय में देख चुके हैं कि उन्होंने इस अवधारणा का उपयोग क्यों किया था। उनका ये मानना है योग्यतम की उत्तरजीविता, क्योंकि वो समाज के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि जो व्यक्ति और जो समाज परिस्थितियों के साथ समय के अनुसार जो संस्कृति समाज अपने आप को उस आपस में वो संघर्ष करती है अपने अस्तित्व के लिए, और जो योग्य होती है, योग्यतम होती है, जो सरवाइव कर पाते, वही सरवाइव कर पाती है जो उसके साथ अनुकूलन कर लेती है अपने आसपास के वातावरण समय के अनुसार। जो अनुकूलन कर लेता है वही समाज और व्यक्ति जीवित रहता है। स्पेंसर के अनुसार जो व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम एवं समाज की संस्थाओं के साथ अनुकूलन नहीं कर पाते, वे नष्ट हो जाते हैं। तो व्यक्ति के ऊपर भी और उन्होंने समाज के ऊपर भी, दोनों के ऊपर इस चीज को लागू किया है। प्रकृति चयन की प्रक्रिया का भी उपयोग उन्होंने स्पेंसर ने किया है। उद्विकास, सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया भी उन्होंने उन्हीं नियमों द्वारा संचालित होती है जो नियम भौतिक और प्राणीशास्त्रीय उद्विकास के आधार पर होती है। स्पेंसर का कहना है कि सामाजिक उद्विकास भी उन्हीं नियमों के द्वारा संचालित होता है जो भौतिक और प्राणीशास्त्रीय उद्विकास का नियम है। स्पेंसर के अनुसार ब्रह्मांड निश्चित नियमों से संचालित होता है और ये नियम उद्विकास का नियम है जिसके द्वारा प्रकृति एवं समाज दोनों का अनुरक्षण एवं परिवर्तन होता है। जैसे असावयवी से सावयवी और सावयवी से अधिसावयवी, यानी जो असावयवी है उससे वो सावयवी की ओर चलता है। सावयवी का मतलब होता है शरीर, और शरीर सावयवी से अधिसावयवी यानी शरीर से भी ऊपर, यानी व्यक्ति से ऊपर। व्यक्ति से ऊपर क्या है? समाज। उन्होंने क्या कहा है कि जो व्यक्ति है उससे भी ऊपर समाज का अस्तित्व है। आगे हम देखें, स्पेंसर के उद्विकास की मान्यताएं क्या है, किन मान्यताओं के आधार पर स्पेंसर ने उद्विकास का सिद्धांत डेवलप किया। तो स्पेंसर के अनुसार संसार पदार्थ और शक्ति के योग से बना है और ये दोनों अपने अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर आश्रित है। जैसे अभी हम देख चुके हैं कि स्पेंसर क्या कहते हैं कि संसार, भौतिक जगत जो है पूरा संसार पदार्थ और उसमें पदार्थ में मौजूद शक्ति के योग से बना है। शक्ति के बिना पदार्थ नहीं है और पदार्थ के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित है और इन दोनों को से मिलकर ही उद्विकास होता है किसी भी वस्तु का। शक्ति शाश्वत और गतिमान है, केवल स्वरूप में परिवर्तन होता है। उनका ये मानना है कि जो एनर्जी है वो हमेशा गतिमान है और वो कभी भी नष्ट नहीं होती, वो केवल अपना स्वरूप बदलती रहती है, यानी वो समय के अनुसार अपना रूप बदलती रहती है। पदार्थ का विनाश नहीं होता, वो केवल रूप बदलता है। तो शक्ति भी गतिमान है और वो शाश्वत है और पदार्थ का भी विनाश नहीं होता, यानी वो हमेशा बने रहते हैं दोनों, लेकिन ये अपने समय के अनुसार स्वरूप बदलते रहते हैं। प्रत्येक चीज में एक गति होती है। इनका ये मानना है कि हर पदार्थ में, हर प्रत्येक चीज में गति होती है और उसी गति के दौरान उसमें परिवर्तन आता है। और कैसा परिवर्तन आता है? वो उद्विकास यानी आगे की ओर ही बढ़ता रहता है। तो प्रारंभ में प्रत्येक पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता की स्थिति में होता है, अर्थात उसके विभिन्न अंग एक दूसरे में घुले मिले होते हैं। अभी हम समझ चुके हैं कि जब शुरू में वो कोई भी पदार्थ बिल्कुल समानता की स्थिति में होता है, असंबद्ध होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है वो आगे बढ़ता जाता है। सभी पदार्थ आरंभ में एक स्वरूपहीन ढेर मात्र होता है, पर यह ढेर अंतर्निहित शक्ति के कारण गतिमान होते हैं, जिसके कारण समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे पदार्थ का स्वरूप बदलता जाता है और उसके विभिन्न अंग स्पष्ट और पृथक रूप में प्रकट होते जाते हैं। जैसे अभी हमने एक भ्रूण का एग्जाम्पल लिया और एक हम देखें कि एक बीज का एग्जाम्पल लिया कि जैसे जैसे उसमें परिवर्तन होता रहता है उस शक्ति के दौरान, तो उसके धीरे धीरे उसके स्वरूप में अंतर आता है, उसके विभिन्न अंग स्पष्ट हो जाते हैं, अलग अलग रूप से हमें दिखाई देने लगते हैं। इस पृथकता या भिन्नता के होते हुए भी विभिन्न अंगों में अंतः संबद्धता और अंतः निर्भरता बनी रहती है। हम देखें कि जैसे एक
भ्रूण है वो मनुष्य के रूप में जब डेवलप होता है पूरी तरह से, वो शिशु बन जाता है, उसके विभिन्न अंग अलग अलग, हाथ पैर नाक कान सब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वो अलग अलग होने के बाद भी उनमें अंतर संबद्धता होती है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी एक के बिना दूसरे का काम नहीं हो सकता। जैसे हम देखें कि अगर पैर को या हाथ को शरीर से अलग कर दे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये दोनों, ये सब कुछ अंग जुड़े हुए रहते हैं लेकिन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यानी अगर जैसे आप अगर पैर का काम है चलना और हाथ का काम है देखना, या आंख का काम है देखना, हाथ का काम है काम करना, तो अगर मान लीजिए आंख अपना काम करना बंद कर देगी तो पैर भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आंखें बंद करके नहीं ठीक से चल पाते हैं। तो इसलिए एक दूसरे पर अंतर निर्भरता बनी रहती है। ये उद विकास की इनकी मान्यता है और इन्हीं मान्यताओं के आधार पर इन्होंने समाज का भी उद विकास के बारे में बताया है। आगे हम देखें स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास। स्पेंसर की समाजशास्त्री रचनाओं, जैसे हम देखें कि सोशल स्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी आदि में विकास संबंधी विचार ही इनके प्रधान हैं। स्पेंसर का विश्वास था कि सभी कालों के दौरान सामाजिक विकास एक सरल समान और समरूप संरचना से एक जटिल बहुरूपी या विषम संरचना की ओर होता है। जैसे अभी तक हम देख चुके हैं कि जिस प्रकार से प्राणी या पौधे का जो उद विकास होता है, वैसे ही उन्होंने कहा कि समाज का भी उद विकास होता है। और समाज सभी कालों के दौरान समाज एक सरल समान समरूप संरचना से, क्योंकि शुरू में समाज एक बिल्कुल सरल रूप में था, उसमें किसी प्रकार की जटिलता नहीं थी और वो समरूप समानता थी उनकी संरचना में। उससे धीरे धीरे वो विकसित होकर एक जटिल बहुरूपी और विषम संरचना की ओर होता जाता है। यानी धीरे धीरे जैसा उस समाज का विकास होता जाता है उसमें जटिलता और उसके बहुरूपी यानी वो अलग अलग उसके जो अंग हैं वो और ज़्यादा डेवलप होते जाते हैं और वो विषम संरचना की ओर होता रहता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि समाज का जो उद विकास होता है सरल से जटिल की ओर होता है, समरूपता से विषमता की ओर होता है। यानी जैसे जैसे विकास होता जाता है समाज का, वैसे वैसे उसके भी अलग अलग अंग स्पष्ट होने लग जाते हैं। उसके अंग क्या है समाज के, जैसे हमारी अलग अलग संस्थाएं, राजनीतिक संस्था, आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था, या उसके अलग अलग जो उसके अंग है परिवार जाति है ना, ये सब उसके अंग हैं। तो ये अंग धीरे धीरे और स्पष्ट रूप में होते चले जाते हैं और उनमें विषमता आती चली जाती है ना, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते चले जाते हैं। असंबद्धता से संबद्धता, यानी पहले तो ये बिल्कुल सरल समाज में एक ही मिलके रहते थे, यानी सब कुछ एक ही होता था कि वही एक ही जो संस्था है या एक ही जो उनका कुनबा है उसी में ही सब कुछ, धार्मिक भी कार्य वो होते थे, राजनीतिक कार्य भी, सब कार्य एक ही में हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे उनमें विषमता आती गई, अंग अलग अलग होते गए, तो संबद्धता बढ़ती गई, यानी एक दूसरे के ऊपर वो निर्भर होने लगे, एक दूसरे के ऊपर उनकी निर्भरता, उनका अस्तित्व बढ़ता चला गया। यानी एक जो संस्था है वो केवल एक ही प्रकार का काम कर रही है, लेकिन उसको अपने दूसरे अन्य कार्य के लिए दूसरी संस्था पर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई शैक्षणिक संस्था है तो वो केवल शिक्षा का काम करा रही है, लेकिन उसको अपनी आर्थिक जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसको आर्थिक संस्थाओं पर डिपेंड रहना पड़ेगा और दूसरी संस्थाओं पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग अंग एक दूसरे पे संबद्ध हो गए, आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन होने लगा कि उसके बिना वो काम नहीं कर पाएंगे। तो अनिश्चितता से निश्चितता की ओर बढ़ने लगा समाज। तो सामाजिक उद्विकास सब स्थानों पर समान प्रकार से होता है और कुछ निश्चित तथा अनिवार्य स्तरों से गुजरता है। यानी स्पेंसर क्या कहते हैं कि सामाजिक उद्विकास सब जगहों पर समान रूप से होता है और कुछ एक निश्चित और अनिवार्य स्तर यानी स्टेप बाय स्टेप चलता है। हर समाज का जो विकास होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी ऐसा नहीं कि एकदम से उसने जंप कर लिया, वो धीरे धीरे विकसित होता है। सामाजिक उद्विकास क्रमिक है, यानी निरंतर क्रम में एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप उसका उद्विकास होता रहता है। और ये उद्विकास कैसा होता है, सामाजिक उद्विकास प्रगतिशील होता है। यानी जो हम समाज का विकास देखते हैं तो जो प्राचीन हमारे आदिम समाज है और आधुनिक समाज तक हम देखें तो वो प्रगति करते हैं, ऐसा नहीं कि पीछे की तरफ जा रहे हैं, वो आगे की ओर ही बढ़ते जाते हैं, वो प्रकृति की ओर प्रगतिशील होते चले जाते हैं। आगे हम देखें कि स्पेंसर ने अपने समाज के विकास को बताने के लिए, समझाने के लिए चार समाज की चार अवस्थाओं का
उल्लेख किया है। वैसे तो इन्होंने मुख्य रूप से दो समाजों का वर्णन किया है, लेकिन इन चारों समाजों को मिलकर ही दो समाज का उन्होंने मुख्य रूप से बताया है। तो चार अवस्था कौन सी बताई है कि पहली अवस्था सरल समाज, सिंपल सोसाइटी। ये क्या थी सिंपल सोसाइटी? यह मानव समाज का सबसे आरंभिक स्वरूप था। इनमें व्यक्तियों के बीच में उच्चता निम्नता का कोई भेद नहीं था, संरचना बहुत सरल थी। ये कुछ परिवार से मिलकर बना था, जैसे एक कबीला। हम देखें ना कि पहले जो हमारे प्राचीन आदिवासी जो समाज थे, वो एक कबीले के रूप में एक परिवार, कुछ परिवारों का एक कबीला था, वो मिलजुल कर ही रहते थे। और इस समाज में सब एक दूसरे से घुले मिले थे, यानी कोई स्पष्टता नहीं थी। यानी सब इस तरह से रह रहे थे कि एक ही परिवार के सदस्य हो, सब मतलब कॉमन हर चीज वहां पर एक एक जैसे ही काम सब लोग करते थे और एक दूसरे के मिलजुल कर वो काम करते थे। तो इस तरह से ये सरल समाज था। मिश्रित समाज, यह समाज सरल समाज की अपेक्षा थोड़ा और संगठित होता है, और इसकी प्रत्येक संस्था अलग अलग धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। जैसे जैसे वो विकास करता है तो क्या होता है कि बहुत सारे जैसे यहाँ एक कबीला ही था, लेकिन यहाँ कुछ कबीले मिलकर एक थोड़ा सा संगठित समाज का निर्माण करते हैं। फिर उनके धीरे धीरे अंग, अलग अलग संस्थाएं स्पष्ट होने लगती है, और इस समाज में श्रम विभाजन का आविर्भाव हुआ और पारस्परिक निर्भरता का जन्म हुआ। यानी यहाँ पर जब हम देखें कि जैसे जैसे अलग अलग संस्थाएं अलग अलग होने लगी, तो उन संस्थाओं का काम भी अलग अलग होने लगा, है ना। और जब काम अलग होगा तो उसी को हम श्रम विभाजन कहते हैं, कि श्रम, जितना भी श्रम की जरूरत है समाज के विकास के लिए, उसको विभाजित कर दिया, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग लोगों में विभाजित कर दिया। और जब एक संस्था एक ही प्रकार का काम करेगी तो पारस्परिक अंतर्निर्भरता अपने आप ही बढ़ती है। आगे देखें, दोहरा मिश्रित समाज। इस समाज में विभिन्न गोत्र के समुदाय एक जनजाति के रूप में स्थापित हो गए। यानी हम देखें कि शुरू में एक कबीला, कुछ परिवार के लोग ही थे, फिर वो कुछ कबीले मिलकर एक बड़ा समूह बना लेते हैं, फिर यहाँ कुछ गोत्र के समुदाय मिलकर एक बड़ी जनजाति के रूप में एक जगह रहने लगे। उसके बाद समाज की विभिन्न संस्थाएं लगभग स्वायत्त हो गई, यानी संस्थाएं और विकसित हो गई, अपने आप में ही वो सारा काम, एक तरह का पूरा संपूर्ण काम वो खुद ही एक संस्था करने लगी। इस समाज में नियंत्रणकारी व्यवस्था जैसे राज्य, नागरिक प्रशासन, सैन्य, नौकरशाही, स्थानीय प्रशासन कार्य करने लगा। यानी ये समाज थोड़ा और विकसित हो गया, और यहाँ पर जो नियंत्रण की जो व्यवस्था थी वो पहले तो समुदाय के अंदर ही थी। समुदाय के लोग वहाँ के जैसे हम कहते हैं गांव में पंच है, सरपंच है, इस तरह से कबीले का सरदार है, उन्हीं के हाथ में नियंत्रण था। फिर लेकिन धीरे धीरे राज्य प्रशासन, सेना, है ना, स्थानीय शासन, इस तरह से नौकरशाही यानी कानूनी रूप से उनको सारे कार्य करने के लिए नियंत्रण किया गया। तिहरा मिश्रित समाज। इस समाज में अनेक जनजातियां आपस में समन्वित होकर एक राष्ट्र राज्य का निर्माण करती। अब ये और ज्यादा विकसित हो गया, और ये जब बहुत सारी जनजातियां, जातियां आपस में मिलकर एक पूरे राष्ट्र या राज्य का निर्माण करती हैं। इस समाज में नियामक संस्थाएं पहले से समाज से अधिक जटिल हो गई, है ना। अब संस्थाएं और ज्यादा अधिक स्पष्ट और जटिल हो गई। भिन्नता और समन्वय स्थापित होने लगा। यानी भिन्नता तो हम देख ही रहे हैं कि अलग अलग संस्थाएं हैं, तो भिन्नता तो है ही, और उसके साथ समन्वय भी है। जब भिन्नता है, एक संस्था एक ही प्रकार का काम कर रही है, तो उसको अपने दूसरे काम के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ रहा, तो वो आपस में उनमें समन्वय हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे के बिना वो काम नहीं कर पाएंगे। व्यापार करने के लिए लोगों के पास अनेक साधन उपलब्ध हो गए, है ना। पहले तो आपस में ही परिवार परिवार जो व्यक्ति थे एक दूसरे को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे, लेकिन जब जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, ये सारी चीजें हम आधुनिक समाज में देखते हैं, जिसको हम औद्योगिक समाज कहते हैं। तो बड़े बड़े व्यापार होने लगे और इसके लिए अनेक साधन उपलब्ध हो गए, बाजार आ गए, फैक्ट्रियां बनने लग गई, है ना, अलग तरह के बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी आ गई, तो उससे वो व्यापार उनका और ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। तो हम देखें कि स्पेंसर ने इन चार अवस्थाओं, चार समाजों का वर्णन तो किया है, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने समाज के दो प्रकार बताए, कि जो उद्विकास होता है समाज का, वो सैनिक समाज से औद्योगिक समाज की ओर होता है। तो सैनिक समाज किसको कहा है? कि जहाँ पर
क्योंकि वो एक छोटे से कबीले के रूप में, छोटे से एरिया में वो लोग रहते थे, और दूसरे कबीले या दूसरे लोगों समाज के साथ उनको संघर्ष हमेशा लगातार करना पड़ता था। तो यहाँ पर वो अपनी सुरक्षा उनके लिए प्रमुख थी, इसलिए इसको सैनिक समाज कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत सरल समाज भी है जिसमें अनिवार्य सहयोग है, यानी आपकी इच्छा अनिच्छा का उसमें कोई वो नहीं है रोल। यहाँ पर आपको अनिवार्य रूप से एक दूसरे का सहयोग करना है, क्योंकि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कठोर अनुशासन है ना, और सामाजिक नियंत्रण है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है वो सर्वाइवर का है, कि आपको दूसरे समाज, दूसरे कबीले, दूसरी जनजातियों से, दूसरे ग्रुप के साथ आपको सरवाइव करना है, इसलिए ये सब आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको सैनिक समाज कहा है। और ये बहुत ही सरल समाज जिसको हम कह सकते हैं। और हम देखें कि धीरे धीरे जो समाज का विकास होता गया, जैसे हम जिसको अगर अवस्थाओं में देखें कि ये शिकारी अवस्था थी, उसके बाद फिर हम पशुपालन अवस्था में आए, कृषि अवस्था में आए, तो धीरे धीरे ये सब अ, अवस्थाएं बदलती गई, और फिर हम अभी वर्तमान में औद्योगिक समाज के अंदर हम लोग रह रहे हैं। तो औद्योगिक समाजों में स्वैच्छिक सहयोग है, यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं होती, यहाँ जैसे जिस तरह से अनिवार्य सहयोग था, यहाँ स्वैच्छिक सहयोग है। श्रम विभाजन यहाँ पर आ गया, क्योंकि श्रम विभाजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग संस्थाएं निर्मित हो गई, बहुत सारी संस्थाएं हो गई, बहुत सारी आवश्यकताएं हो गई, तो कोई एक संस्था या एक समूह सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए उसको दूसरों के साथ सहयोग करना जरूरी हो गया है। तो वो स्वेच्छा से सहयोग करेगा ही करेगा, उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। और अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग काम दिया गया, तो श्रम विभाजन यहाँ का बोलबाला है। विशेषीकरण हो गया, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही तरह का, एक ही संस्था एक ही तरह का काम करेगी, तो वो विशेषीकरण हो गया। तो विशेषीकरण के कारण भी एक दूसरे के साथ सहयोग करना जरूरी हो गया है। और यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक समाज का, वो विकास है। सैन्य अवस्था तो है ही, दूसरों के साथ उसको रक्षा की जरूरत तो है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको विकास का है। और यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है वो सरवाइव का है, सुरक्षा का है, तो इसीलिए इसको सैनिक समाज कहा है, और इसको औद्योगिक समाज किया है, क्योंकि अब ये समाज बड़े बड़े उद्योगों पे, फैक्ट्रियों पर, उद्योगों से डिपेंडेंट है, विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इसको औद्योगिक समाज कहा है। तो इस प्रकार से जो डार्विन से प्रभावित होकर स्पेंसर ने अपना सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में हम इनका जो जीव सादृश्यता का सिद्धांत है उसको हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।